ठीक है, सुन देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, इसका सबसे पहले समझ लो हिंदी मीनिंग। इसका हिंदी मीनिंग, अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है तो उसे भी फायदा होगा। इसका सबसे पहला हिंदी मीनिंग क्या होता है? सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या होता है हिंदी मीनिंग इसका? सर्वांग सम। अब इसको अगर तुम तोड़ दो, हिंदी मीनिंग को तोड़ दो तो क्या होगा? सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। बात समझ गए? सर्व जोड़ अंग जोड़ सम अर्थात क्या हुआ? सभी अंग बराबर हो, बराबर हो, तो उसको हम सर्वांग सम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम। और यही अगर हम कॉन्ग्रुएंसी में इसी को लेकर के आए, अब इंग्लिश मीडियम में लेके आए, तो यहाँ पर में भी क्या होगा? इफ टू ऑब्जेक्ट्स superpose each other, then it will be congruent. It will be congruent. अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है और वो क्या करता है? एक दूसरे को सुपरपोज कर रहा है। सुपरपोज का मतलब होता है पूरा पूरा ढकना। अब जैसे मान लो ये दोनों हाथ है, तलहथी है, दोनों को एक में सटाए। इधर से एक ही हाथ देख रहे होगे, इधर से भी देखोगे तो एक ही हाथ देख रहे हो। ये एक दूसरे को सुपरपोज कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? सुपरपोज। यानी एक और दूसरा दोनों एक दूसरे को ढक रहा है, पूरा पूरा ढक रहा है। ऐसा नहीं है। अब जैसे देखो, ये एक बुक है और ये एक कॉपी है। ठीक है, दोनों दो ऑब्जेक्ट है। इससे इसको दिए, ऐसे करके रखे। अब तुमको बुक दिखाई नहीं दे रहा है, कॉपी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे उल्टा दें तो कॉपी दिख रहा है कि नहीं? बुक और कॉपी दोनों दिख रहा है। तो ये सुपरपोज नहीं है। इसको हम कहेंगे कि ये सुपरपोज नहीं करता है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बात समझे? दो ऑब्जेक्ट तभी कॉन्ग्रुएंट होता है व्हेन ईच वन सुपरपोजिंग अदर। सभी जो है वह एक दूसरे को ढक ले। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। किसका? ट्रायंगल का। किसका कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे? ट्रायंगल का। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर, जब सभी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो रेक्टेंगल भी एक दूसरे को सुपरपोज कर सकता है, दो सर्किल है वो भी एक दूसरे को सुपरपोज कर सकता है, तो देन व्हाई वी आर ओनली स्टडी अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल? ये दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। ये क्वेश्चन जो है वह तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्या बात है कि हम लोग जब कोई भी चीज का पढ़ना होता है तो हम लोग पहले ट्रायंगल को पढ़ लेते हैं। अब इसका कारण क्या है कि ऑल अदर, ट्रायंगल जो है वो मिनिमम क्लोज फिगर है, मिनिमम साइड का क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर जो है ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगॉन है। और पॉलीगॉन जो होता है वो क्या होता है? क्लोज होता है। क्लोज मीन्स चारों तरफ से बंद हो। क्लोज होने का मतलब क्या हुआ? चारों तरफ से बंद हो। तो मिनिमम
क्लोज फिगर बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड्स का जरूरत होता है जो तुम्हारे ट्रायंगल में है। अदर जितना भी ऑब्जेक्ट है, दो सर्किल हैं, दो सर्किल भी जो है वह कॉन्ग्रुएंट होगा। कब? अगर इसका रेडियस जो है वो सेम हो। अगर रेडियस जो है, रेडियस ये अगर सेम है, रेडियस अगर सेम है तो सर्किल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तब सर्किल सर्कमफ्रेंस भी सेम होगा तो सेम नहीं होगा। सर्कमफ्रेंस भी सेम होगा तो हाँ, तो जब ये सर्कमफ्रेंस सेम है तो आर बराबर सेम ही निकल जाएगा। 2 पाई आर, वो बड़ा सर्किल रहेगा तो भी उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा, और छोटा सर्किल रहेगा तो भी उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। और यहाँ हम क्या बताइए कि रेडियस भी सेम, और ये जो तुम क्वेश्चन पूछा कि सर्कमफ्रेंस भी इक्वल होगा तो हो जाएगा, एरिया भी इक्वल होगा तो हो जाएगा। बात समझ गए? इसलिए कि पाई आर स्क्वायर होगा, आर दोनों में समान हो गया तो पाई कांस्टेंट हो गया। बात समझ गए? पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 हम लोग लेते हैं। वो जो है वो हमेशा कहीं भी रहेगा, वो बड़ा सर्किल के लिए ले या छोटा सर्किल के लिए, पाई का वैल्यू उतना ही होगा। बड़ा या छोटा सर्किल किस पर डिपेंड करेगा? रेडियस पर। रेडियस जितना बड़ा लेंगे उतना बड़ा सर्किल हो जाएगा। बात समझ गए? उतनी बड़ी उसकी एरिया हो जाएगी, उतना ही बड़ा उसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। हम जो बात बताना चाह रहे थे, अब मान लो अगर हम 2 स्क्वायर लेते हैं और उसका साइड इक्वल है, उसका साइड मान लो 2 सेंटीमीटर इसका भी है, दूसरा भी लिए वो भी क्या है, इसका भी 2 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को सुपरपोज करेगा। तो रेक्टेंगल भी जो है वह कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, बशर्ते कि उसका लेंथ और ब्रेथ जो है वो दूसरे के लेंथ और ब्रेथ के बराबर हो। ये जो है वो क्या है? ट्विन है। ये यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी जो है वो क्या है? ट्विन है, जुड़वा है। अब जुड़वा बच्चा को देखोगे चेहरा मुहरा करीब करीब एक ही जैसा रहता है, नहीं देखे हो ना? जो जुड़वा बच्चा होता है, जुड़वा भाई है, तो उसको देखोगे कि उसका बचपन में तो एकदम एक ही जैसा रहता है। हम तो हम एक श्यामा कृष्णा नाम का मारवाड़ी था, बच्चा था, उसको हम पढ़ाते थे। इवन उसकी मम्मी भी कहती थी श्यामा कृष्णा, नाम था एक का श्यामा एगो का कृष्णा, और वो जब बुलाती थी तो यही कह के बुलाती थी, श्यामा कृष्णा इधर आओ, हिलाओ नहीं उसको, श्यामा कृष्णा इधर आओ। अब क्यों? वो भी पहचानने में धोखा खा रही है। अगर वो श्यामा कहेगी तो कृष्णा बैठा रह जाएगा, वो अगर है कृष्णा उसको तो मालूम है कि हम कृष्णा हैं, दूसरे को मालूम है कि हम श्यामा हैं। तो अगर वो कृष्णा कह के बुला लेती तो श्यामा वहां बैठा है, श्यामा तो नहीं जाता था। तो इसलिए उसकी मम्मी को भी देखते थे हमेशा दोनों का नाम लेकर के बुलाती थी। तो जो आया वो दौड़ करके अपना चला गया थी। उसी तरह ट्विन है ये जो हम लोग जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट वही होगा जो क्या है? ट्विन है। जो क्या है? ट्विन उसको कहते हैं। बात समझ में आया? डायगोनल इक्वल कब होगा? जब उसका लेंथ ब्रेथ इक्वल होगा। डायगोनल किस पर डिपेंड करेगा? डायगोनल बराबर क्या होता है? रूट अंडर लेंथ स्क्वायर जोड़ ब्रेथ है। तो अगर लेंथ ब्रेथ सेम है, एक ट्रायंगल का लेंथ दूसरे ट्रायंगल के लेंथ के बराबर, एक का ब्रेथ दूसरे के ब्रेथ के बराबर अगर सेम है तो उसका डायगोनल हमेशा क्या होगा? सेम ही होगा, सेम ही होगा। जब ये वो कॉन्ग्रुएंट जब ही कॉन्ग्रुएंट वो हो गया तो इसका मतलब है कि उसका पेरीमीटर भी सेम हो जाएगा, उसका एरिया भी सेम हो जाएगा। बात समझ गए? लेकिन एरिया सेम है इसलिए वह कॉन्ग्रुएंट होगा, ये बात जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया सेम होगा, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया सेम होगा, पेरीमीटर उसका सेम होगा।
लेकिन अगर पहले से एरिया ही सेम है, तुमको पता नहीं है एरिया जो है वो क्या है, सेम है, तो नोट नीडेड टू, इट विल बी कॉन्ग्रेंट। क्यों? तो अब एक हम रेक्टेंगल का लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आसान है, L इंटू बी। अब एक रेक्टेंगल बन सकता है 4 और 3 का Yes, sir. बनेगा, तो 4 3 जा कितना होगा, 12. और दूसरा रेक्टेंगल बन सकता है 6 और 2 का, Yes, sir. 6 सेंटीमीटर लंबा हो गया, 2 सेंटीमीटर, अब उसका एरिया कितना होगा 12. 12। बोथ हैव द एरिया 12 बट लेंथ आर नॉट इक्वल, नाइदर ब्रेथ आर इक्वल। ना तो लेंथ इक्वल हुआ और ना ही ब्रेथ इक्वल हुआ, तो एरिया तो इक्वल हो गया, एरिया वहां पर क्या हुआ, इक्वल हो गया, लेकिन लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं हुआ तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। बात समझ गए? अब देखो ये जैसे स्क्वायर जो है वो भी क्या है, एक रेक्टेंगल ही है। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या कहते हैं, रेक्टेंगल का क्या है The डेफिनेशन, opposite sides are equal. इक्वल। तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये अपोजिट साइड इक्वल हो गया। ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, All sides are equal. तो और उसमें ऑल साइड इक्वल हो गया। तो पहले ये रेक्टेंगल हो गया, पहले क्या हो गया, रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो उस डिफिनीशन को ये मान रहा है, इसलिए पहले ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। इसमें सर एक नहीं और ए रेक्टेंगल इज कॉल्ड ए स्क्वायर इफ इट्स ऑल साइड आर इक्वल। ए रेक्टेंगल इज कॉल्ड ए स्क्वायर व्हेन इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो दैट मींस क्या हुआ, स्क्वायर भी जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें जाएंगे तो बहुत दूर तक भाग जाएंगे, या जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं रहेगा, इसलिए पहले यही रहो। अब इसको देखो, क्यों हम बताना चाह रहे थे कि व्हाई वी हैव टू स्टडी द कॉन्ग्रुएंसी अबाउट ओनली ट्रायंगल। हम लोग केवल ट्रायंगल के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं, दूसरे चीज के बारे में, दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में क्यों नहीं इतना ही मेहनत करके, इतना ही रूल नियम कानून बना के पढ़ते हैं। तो देखो ये स्क्वायर जो है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल। इफ यू आर नोइंग ट्रायंगल then only you are able to find out the congruency property for the other object। तो इसलिए तुमको पहले क्या करना है, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है। अदर जितना भी है ये भी जो है ये भी बच जाएगा, किसमें, ट्रायंगल में। इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया जाता है, बात समझ गए, देख लो इसको भी एकदम बन जाएगा ना। अर्थ जो है वो ओवल है, अर्थ जो है वो पूरा सर्किल है नहीं है, पूरा सर्किल है ही है, बात समझ गए। इसका पाथ भी जो है वो ओवल है, पाथ भी पूरा सर्किल नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट जब उसको सॉल्यूशन लेने के लिए काम करते हैं तो वैसी स्थिति में वो सर्कल उसको मानते हैं, क्योंकि ओवल के लिए कोई हमारे पास ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है। ओवल में 2 ठो सेंटर हो जाता है, ओवल जो बनाएंगे तो उसमें 2 ठो सेंटर हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए ना 2 हो गया सेंटर, तो इस कारण से वहां नहीं। यहाँ पर देखो तो आप कॉन्ग्रुएंसी के बात समझ गए। अब बात है हम यहाँ क्या कहे कि 2 ऑब्जेक्ट होगा और उसका कोरस्पोंडेंट साइड इक्वल होना चाहिए। अब उसका सर्वांग सम होना चाहिए, दैट मीन्स क्या, और जो उसका अंग है, ऑर्गन है, वह उसका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो है वो ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाएंगे, देखो ये एक ट्रायंगल है, अब इसमें कितना एलिमेंट है, जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ ट्रायंगल, या उसी ऑर्गन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें 6 एलिमेंट है, 3 साइड्स है
और 3 एंगल्स है। Three vertex है sir. और वर्टेक्स जो है वह कुछ नहीं होता है, दैट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 साइड। वो सब मानते हैं? नहीं, वो जो है कोई नहीं मानेगा, जो मानेगा उसका थप्पड़ देंगे उसके गंगा में। सर हमने सब बुक में पढ़ा है। बट Vertex. वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो है वह एक प्लेस है जहां पर कौन मिलता है, सर दो लाइन सेगमेंट। 2 लाइन सेगमेंट। तो 2 लाइन सेगमेंट मिलेगा तभी ट्रायंगल बनेगा। और जहां वो मिला है सिर्फ हम उसको कहेंगे ये है ए बी सी, ये मान लो ट्रायंगल है। बात समझ में आया? अब ये कहां पर मिला है, यहाँ पर ये ए अकेले वर्टेक्स है, ये अकेले जो है वो क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स मीन्स पॉइंट, पॉइंट वेयर 2 लाइन सेगमेंट meet. It is only the place, not the part of the triangle. Not the part of the triangle. When you are asked by the teacher कि what is, how many vertex are there in triangle, तो तुम कहते हो 3। वहाँ पूछने का क्या मतलब है? वहाँ पूछने का मतलब है कि ट्रायंगल का साइड एक दूसरे से कितने बार जुड़ता है। बात समझ में आया? वो जो पूछता है कि कितना वर्टेक्स होता है ट्रायंगल में या रेक्टेंगल में, तो उससे तुमको क्या पता चलता है कि ट्रायंगल का जो साइड है वो आपस में कितने बार जुड़ता है। वर्टेक्स एंगल का फॉर्मेशन। वर्टेक्स एक पॉइंट है और एंगल शुड बी फॉर्म एट पॉइंट। और पॉइंट जो है दैट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग ओनली प्लेस। नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट। कुछ नहीं होता है उसमें, वो खींचना नहीं संभव है। उसका सर वो निशान है। हाँ, बताए थे कि ये डॉट जो है वो क्या है, उसका सिंबल है। ऐसे जो देते हो ना, ऐसे कहते हो ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है एक्चुअली में, ये डॉट है। और ये पॉइंट का सिंबलाइज है। पॉइंट को पहचानने के लिए कोई सिंबल देंगे ना, क्योंकि ड्रॉ तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें केवल स्थान ही है। अब इतना ही हम दिए हैं तो ये एक सर्किल के जैसे हो गया। उतना ही छोटा उसका रेडियस होगा, क्योंकि सर्किल शुड बी ड्रॉन बाय एनी ऑफ रेडियस। कोई भी रेडियस से सर्किल खींचा जा सकता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये सर्कुलर हो गया, ये पॉइंट नहीं रहा। पॉइंट में क्या होता है, केवल स्थान होता है, केवल प्लेस होता है। स्थान छूने पता है। कितना हुआ वो स्थान तो तुम कितना भी लोगे तो स्थाने तो नहीं रहेगा। पेन से भी लोगे, लीड से भी लोगे, तो वह लीड का जो टिप होता है उतना मोटा तो हो ही जाएगा। किसी स्थान पे भी तो सर लंबाई मोटा चौड़ाई होता होगा। स्थान ही क्या, वो इमेजिन है, ऐसा है जो केवल क्या है, स्थान है। अब रे ऑफ लाइट है तो कितना पतला है, केवल पतले है, उसमें प्लेस है और लेंथ है, मोटा नहीं है वो, तो वो भी हम नहीं खींच सकते। वो भी लाइन भी जो है वो हम लोग ड्रॉ, इतना पतला है। तो रे जो है वो लाइने का आधा भाग है। वही तो है कैसे, तो देख ही रहे हो, कहीं ये जो है रे ऑफ लाइट आ रहा है धरती पर, कहीं वो जगह छेकता है, तुम सामान रखने जाते हो तो कोई डिस्टरबेंस होती है। हाँ, कोई ऐसा पार्ट है जहाँ उसका रोशनी नहीं है? हर जगह उसका है। बाहर छोड़, अंदर छोड़ो ना, बाहर देखो। हाँ, है कि नहीं है? हाँ, इसमें भी है, इसमें भी हर जगह समान रूप से लाइट है, लाइट आ रहा है। खैर ठीक है, वो बात को छोड़ो। यहाँ पर इसमें ये 3 साइड्स और 3 एंगल, ये कितना हुआ टोटल 6 एलिमेंट्स। कितना होता है? 6 एलिमेंट्स होता है। इसमें 6 एलिमेंट होता है। बात समझ में आया? 3 ठो एंगल और 3 ठो साइड। अब इसका एंगल जो है, नेम जो एंगल का लिखते हैं, नेम ऑफ, इस सब पर ध्यान दो। यही सब नहीं आता है बच्चा को तो उसको ज्योमेट्री भारी लगने लगता है। अब ज्योमेट्री भारी एक बार लग गया तो फिर सब दिन भारी लगेगा। मैथमेटिक्स का रीड है ये ज्योमेट्री,
अगर ज्योमेट्री नहीं आया तो आपको मैथ नहीं आया, आप टीचर कभी नहीं बन सकते निश्चित रूप से, बशर्ते आप ज्योमेट्री आता है, आपको अपने बनाने आ जाता है, दूसरे को समझा नहीं पाते हैं तो वो भी नहीं है। तुम इधर खिसक के बैठ, तुमको भी आर्यन वाला बीमारी है, हाथ ऐसे ऐसे लुच लुच करता रहता है, हाथ लुच लुच करता है तो हाथ में हमेशा पेन रखो, कुछ लिखो, ये सब अपने को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। बात समझे कि नहीं? हाँ, एक टेंशन लेकर के एक जो होता है एक दृढ़ संकल्प कि हमको ये करना है तो हमको ये करना है, वो दृढ़ संकल्पित होकर के पढ़ो। हाथ ऐसे ऐसे होगा तो दिमाग भी इधर उधर हो रहा है, बात समझे कि नहीं? दिमाग भी इधर उधर होगा, इसलिए पढ़ने के टाइम में ना तो हिलना चाहिए, हिलना भी नहीं चाहिए। हिलेगा तो दिमाग, जैसे पानी है बर्तन में और तुम चल रहे हो उसको हिलाते हुए, पानी क्या होगा? छिलक जाएगा, पानी छिलक के गिरेगा, वो नीचे गिरेगा, वो हिलेगा ही नहीं। आप गिलास में पानी लीजिए, दौड़ जाइए तो देखिए कितना पानी बचता है गिलास में। आपको आराम से चलना है, वही गिलास है आपका दिमाग। आप ऐसे 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 हिल रहे हैं, बात जाएगा आपके दिमाग में, स्थिर नहीं रहेगा, थका जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। और फिर आपका वही तुरंत तुरंत क्वेश्चन बदलेगा, तुरंत तुरंत आपका क्वेश्चन बदलेगा। ये चीज इसलिए पढ़ने के टाइम में हम लोगों का धर्म भी कहता है, हम लोगों की संस्कार भी यही कहती है कि हम लोग पढ़ने के टाइम में सावधान मुद्रा में रहें। किस मुद्रा में? सावधान मुद्रा में। वो मुद्रा है, मुद्रा जो होती है वो लोगों को दिखाई नहीं देता, वो इंटरनल होता है, वो एक्सटर्नल नहीं है, वो मुद्रा है। मुद्रा माने धन, मुद्रा माने क्या होता है? धन। तो अगर आपको धन लेना है तो आपको मुद्रा में जाना होगा। अगर आप धन कमाना चाहते हैं, मुद्रा कमाना चाहते हैं तो मुद्रा को अप्लाई भी कीजिए। पढ़ाई लिखाई के टाइम में सावधान रहिए। यहाँ देखो तो ये इसका साइड हो गया। अब एंगल का जो नाम लिखते हैं वो हम लिखते हैं, एक तरीका है कि एंगल कहाँ बन रहा है? ए पर, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल ये ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? तो जब यहाँ पर एक ही एंगल फॉर्म हो रहा है। अब इसमें से एक लाइन हम यहाँ से, सपोज करो कि एक लाइन हम यहाँ से खींच दिए, अब बी पर में एंगल जो है, अब अगर हम एंगल बी देखते हैं तो बी पर में जो है वो किस एंगल को कहेंगे? अगर हम कहेंगे एंगल बी, एंगल बी कहेंगे तो ये दोनों एंगल इसमें अटैच हो जाएगा। अब हमको एक एंगल का बात करना है, जैसे हमको इस एंगल का बात करना है, तो इसका दो तरीका है। एक तरीका है, शांत रहो, बड़बड़ नहीं करो, कहे ना आगे नहीं बोलना। एक तरीका है कि इसको नंबरिंग करना है। पहला तरीका है कि इसको नंबरिंग करना, यानी ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। एंगल 1 किस पर है? बी पर ही है। एंगल 2 भी किस पर है? बी पर में ही है। तो एक तरीका इसका हुआ बी का कि एंगल 1 और दूसरा है इसमें एंगल 2, बी पर में ये बन रहा है। अब इसका जो एंगल 1 को अगर लेटर में नाम लिखना हो तो एंगल कहाँ पर बन रहा है? बोलो रे, बी पर। एंगल तुम लोग बोलते रहोगे, एंगल कहाँ पर बन रहा है? अभी बी पर, ठीक। तो बी को रख लेंगे बीच में, और किधर से किधर एंगल बन रहा है? अगर हम नीचे की तरफ का एंगल 1 का बात कर रहे हैं, अभी हम एंगल किसका बात कर रहे हैं? 1 का। तो 1 जो बन रहा है वो कौन कौन साइड से? बी पर तो बन रहा है, एक साइड आ रहा है डी से, अब दूसरा साइड जा रहा है सी से। तो इसमें से एक ठो को पहले लिख देंगे, एक ठो को बाद में लिख देंगे। किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। बी को कहाँ रखेंगे? बीच में। बस बी को जहाँ एंगल बन रहा है
उस पॉइंट को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? रजनीश समझ रहे हो बात को? ध्यान से समझो। ये डी से आया, यहाँ बी पर मिला। एंगल वहां बनता है जहां दो साइड मिलता है, दो लाइन मिलता है। एंगल कहाँ पर बनता है? दो लाइन मिलता है। तो दो लाइन यहाँ पर बी पर मिल रहा है, एक बी सी, एक डी बी मिल रहा है। तो एंगल बन रहा है बी पर। बी को बीच में रख दिए, जो जो साइड आकर के बना रहा है वो साइड का नाम लिख दिए। बात समझ गए? अब 2 के बारे में तुमको बताना है। एंगल 2 जो है, एंगल 2 जो है उसमें वो कहां पर बन रहा है? एंगल 2 बी से बन रहा है। तो क्या करेंगे? बी को बीच में रखेंगे और किधर किधर उसका साइड जा रहा है? ए और डी। तो एक ए यहाँ लिख दिए और डी यहाँ लिख दिए। बात समझ गए? ये ए बी डी हो गया, ए बी डी ये 2 नंबर हो गया और सी बी डी जो है वह 1 नंबर हो गया। या इसको डी बी सी भी कह सकते हैं, सी बी डी भी कह सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो इस तरह हम लोग एंगल का नाम लिखते हैं। एंगल का नाम अगर सिंगल एंगल बन रहा है तो सिंगल लेटर में लिखा जा सकता है, नहीं अगर डबल एंगल बन रहा है तो तब ट्रिपल लेटर में लिखा जाएगा, या नहीं तो नंबरिंग कर लेंगे, या नहीं तो नंबर में उसको बैठा देंगे। बात समझ गए? ये बात ध्यान में रखना है, ये बात हमको ध्यान में रखना है। बात समझे? अब ये हो गया इसका नाम लिखना। अब हम लोग आते हैं 2 ट्रायंगल पर। अलग अलग 2 ट्रायंगल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि ये क्रॉसपॉन्डिंग कैसे हुआ। ये क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो कैसे होता है, क्रॉसपॉन्डिंग कैसे हुआ। चल रहा है कि बंद हो गया जी? ठीक है। अब यहाँ पर में जैसे मान लो एक ट्रायंगल हम लेते हैं, ये एनी ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो हम लेते हैं ये। सपोज करो कि इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है ए बी सी, और ये जो ट्रायंगल है इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू आर। ठीक। और ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल जो है, बात समझ गए, ये कॉन्ग्रुएंट है। ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का, इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट टू। इसको पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट टू। हाँ, इसका मतलब हुआ कि ए बी सी ट्रायंगल जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। बात समझे? अब यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो अब इसमें हम लोग सीखेंगे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान रखो, एक दिन के बाद दोबारा हम पढ़ाते नहीं हैं, दूसरा दिन पूछोगे तो अलबल हो जाएगा, इसलिए बी सीरियस। ये फेंक करके पढ़ोगे तो यहाँ मत आओ, पढ़ने के लिए आते हो तो यहाँ आओ और पूरा चूस करके ले जाओ। आँखी को फेंक देना, गुद्दा सब ठो हाँ शरीर में पचा लेना, तो तब जाकर के होगा। ये जो फेंको बल करोगे तो नहीं होगा, कभी नहीं सीख पाओगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। ये ज्योमेट्री है, इसका नाम ये अभी लगता है बहुत आसान होगा, बाद में जाकर के थोड़ा सा दिमाग गड़बड़ाया कि बस गए काम से। हाँ, बहुत का फेवरेट होता है, ये फेवरेट मैथमेटिक्स से है, हमारा भी फेवरेट है। हमारा भी जो है, हम भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं, जितना मन से ज्योमेट्री पढ़ाते हैं उतना मन से दूसरा मैथ नहीं पढ़ाते। हाँ ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसको क्या पढ़ोगे? रीड एज। इसको क्या पढ़ेंगे? रीड एज ट्रायंगल
ABC congruent to triangle PQR। इसको ऐसे पढ़ेंगे, बात समझ में आ गया? इसको ये पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका नाम में ही इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसका कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ? साथ रहने वाला, साथ रहने वाला। हाँ, वो हुआ कॉरेस्पॉन्डेंस, जो तुमको उसमें काम करने में सहायता कर रहा है, साथ रह रहा है। तो यहाँ पर में इसके नाम में है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब पहले हम साइड लेते हैं। साइड का जो नाम होता है, नेम, ये साइड जो है उसका नाम 2 लेटर से होता है। कितने से होता है? 2 लेटर्स। 2 लेटर्स, इसके नाम में 2 लेटर्स आता है। अब 2 ही लेटर्स क्यों आता है भाई? हाँ, 2 फिक्स पॉइंट, 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जाता है। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट, हाँ, मेक ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से होकर के एक स्ट्रेट लाइन जाता है, इसीलिए लाइन का नाम हम लोग 2 पॉइंट से लेते हैं। वैसे भी यहाँ लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट हम किसको कहते हैं? जिसमें 2 इंड पॉइंट हो, फिक्स पॉइंट नहीं, 2 इंड पॉइंट हो, जिसमें 2 इंड पॉइंट हो। ये सब डिफिनीशन याद नहीं है? लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, लाइन किसको कहते हैं? हाँ अच्छा ठीक है, हम बात तुम्हारा बुझ गए। तुम जो कह रहे, बात समझ में आया? अच्छा देखो, यहाँ सीखो, यहाँ सीखो, इस पर ध्यान दो, अपने बात पर ध्यान नहीं दो। ये हो गया 2 साइड, 2 लेटर से नाम लिखते हैं। अब इसमें देखो, इसका पहला 2 लेटर लिए, ए बी, ये ए बी जो है वह हो गया किसका कॉरेस्पॉन्डेंट? पी क्यू। इसका पहला 2 लेटर, इसका पहला 2 लेटर लिए, ध्यान दो, तो इसका भी पहला 2 लेटर लगे। अब इसका लास्ट का 2 लेटर लिए, तो क्या होगा? BC कॉरेस्पॉन्डेंट टू QR। बात समझ में आया? अब बच गया क्या? तो इसका पहला, इसका लास्ट, हाँ, इसका पहला, इसका लास्ट, तो इसका ले लेंगे AC, तो इसमें भी लेंगे पहला और लास्ट, तो ये AC ये जो है दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंट टू PR। इस तरह से हम लोग नाम देख करके समझते हैं कि कौन किसका कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, कौन किसका कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। बात समझ गए? अब एंगल पर आते हैं उसी तरह। अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय कॉरेस्पॉन्डेंस? व्हाई इट इज यूज्ड इन कॉन्ग्रुएंसी? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉरेस्पॉन्डेंस अगेन एंड अगेन? क्यों करते हैं? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ये ट्रायंगल को उठा के इस पर रखेंगे और कॉन्ग्रुएंट होगा तो सुपरपोज होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा? सुपर, एक दूसरे को ढकना चाहिए। वो एक दूसरे का को ढकेगा केवल और केवल उस समय में जब ये AB वाला साइड PQ पर आए, BC वाला साइड QR पर जाए और AC वाला साइड PR पर आए, तब ही ये एक दूसरे को सुपरपोज करेगा। नहीं तो ये अगर ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है और दूसरा इतना ही बड़ा ट्रायंगल ऐसे करके रख दिए, तो दोनों में से कोई किसी को ढक रहा है? नहीं ढक रहा है। हाँ, इसी को जो सीधा करते, इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आते, इस पॉइंट को यहाँ लेके आते, इस पॉइंट को यहाँ लेकर के आते, एक दूसरे को क्या करता? ढक देता, सुपरपोज कर देता।
बात समझ में आ गया? तो ये सुपरपोज नहीं किया, क्यों नहीं किया? कि साइड्स आर और पॉइंट एंगल्स आर नोट एट इट्स क्रॉसपोंडेंस। क्यों नहीं किया? तो एंगल्स आर नोट एट इट्स क्रॉसपोंडेंस। एंगल जो है वो इसके अपने क्रॉसपोंडिंग एंगल पर नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंचेगा तो नहीं होगा। नहीं बात समझ में आ गया? समझे इसको? क्रॉसपोंडेंस समझ गए? अब इसमें जैसे एंगल है, एंगल क्रॉसपोंडेंस, एंगल जो है उसमें ये बी किस पर जाना चाहिए? जब ये ए बी आएगा इस पर, तो एंगल ए जो है वो किसका क्रॉसपोंडेंस होगा? एंगल पी का। तब बी किस पर आ जाएगा? क्यू पर। ए बी ऐसे रखेंगे, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, तो एंगल बी जो है वो किसका क्रॉसपोंडेंस है? क्यू का। और उसी तरह एंगल सी जो है वो किसका हो जाएगा? एंगल आर। बात समझ में आ गया? इस नाम भी इसी तरह से नेमिंग कल्चर उल्टा पुल्टा, यही अगर उल्टा लिखा हो, अगर ये उल्टा लिखा हो, ये पी क्यू आर नहीं लिख करके क्यू आर पी लिख दिया है, तो ये सारा चीज गलत हो गया। बात समझ में आया? अगर नाम यहाँ चेंज कर दिए तो ये सारा चीज जो अभी लिखे हैं वो क्या हो जाएगा? जय श्यामामय, जय श्यामामय हो जाएगा। फिर से तुमको बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? क्रॉसपोंडेंस समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, अब इतना ही आज पढ़ेंगे। हाँ, इससे रूल